बात करते हैं 7 चरणों में हुए इस चुनाव के दौरान बिहार की 40 सीटों पर एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। पहले कौन कौन से टीवी चैनलों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, जो सर्वे करती है। आज तक की बात की जाए तो आज तक में भी कुछ कंफ्यूजन है। अगर 27 और 7 का आंकड़ा देखेंगे तो 34 हो जा रहा है, 32 और 10 का आंकड़ा देखेंगे तो 42 हो जा रहा है, यानी कि 42 सीटों का इन्होंने कंक्लूजन दिया है। बक्सर की सीट जो है इस पे संकट की स्थिति है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जहानाबाद की सीट, जहानाबाद में भी मजबूत स्थिति में और लगभग जा सकती है जहानाबाद की सीट। तो कुल मिलाकर के 12 ऐसी सीट है जो महागठबंधन के पाले में जा रही है। आप देख रहे हैं पोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में हुए मतदान का दौर समाप्त हो चुका है। सभी को इंतजार है 4 तारीख का, यानी कि जब परिणाम आएंगे। लेकिन ऐसे में परिणाम से पहले एग्जिट पोल पर चर्चाओं का दौर जारी है। कई टीवी चैनलों ने, कई सर्वेकर्ताओं ने अपने अपने एग्जिट पोल दे दिए हैं। इस एग्जिट पोल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश में बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत भी कहा जा रहा है कई एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन कुछ एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरीके से बेहतर नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं 7 चरणों में हुए इस चुनाव के दौरान बिहार की 40 सीटों पर। उन 40 सीटों पर जिनमें कई पर मैंने भी दौरा किया, कई स्थितियों को मैंने भी देखा और कई सियासी समीकरण को अगर मिला करके देखा जाए तो सीट संकट वाली दिख रही है। उस 40 सीट वाली संकटों के बीच में एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। पहले कौन कौन से टीवी चैनलों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, जो सर्वे करती है, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके मुताबिक सबसे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक ने बिहार में 40 में 32 से 37 सीट दे दिया। समझ लीजिए 2 से 7 सीट रिपब्लिक ने महागठबंधन को दिया है। उस महागठबंधन को जिसमें कांग्रेस है, उस महागठबंधन को जिसमें राजद है, उस महागठबंधन को जिसमें वीआईपी है, उस महागठबंधन को जिसमें सीपीआई यानी कि वामपंथी दल सीपीआईएम और सीपीआईएमएल है। इन महागठबंधन के सामने जहां तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार भी दमदार तरीके से किया, वहां पर रिपब्लिक ने जो दिया है वो आंकड़े बता रहा हूं। अब पीएमआरक्यू के आंकड़े को देख लीजिए। उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को, यानी एनडीए गठबंधन को, जिसमें नीतीश कुमार है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है, जिसमें जीतन राम मांझी है, जिसमें चिराग पासवान है, उनको 37 सीटें दे रही है। जबकि आरजेडी गठबंधन को, महागठबंधन को 3 सीटें, अन्य को किसी को एक भी सीटें नहीं मिल रही है। आज तक ने 27 से 32 दिया है, वो एनडीए को दिया है। 7 से 10 आज तक ने महागठबंधन को दिया है, अन्य को एक भी नहीं दिया है। इसके अलावा न्यूज़ 24 चाणक्य की बात की जाए तो उसने 36 सीटें एनडीए को दिया है, 4 सीट आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन को दिया है, अन्य को एक भी सीट नहीं दिया है। इंडिया टीवी ने 28 से 30 सीट महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए को दिया है। 3 से 5 सीट जो है इंडिया टीवी ने महागठबंधन को दिया है, 1 सीट उसने अन्य को दिया है। अगर इन सबके आंकड़े को देखेंगे, मिलाएंगे आप, तो खुद पता चलेगा कि कई जो चैनल हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। 32 से 37 सीट देने वाले रिपब्लिक के अगर आंकड़े को देखेंगे तो अगर 32 सीटें मिलती हैं तो उसमें उस हिसाब से भी उनके टोटल आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हिसाब गलत है, 40 से अधिक हो जा रहा है। अगर पीएमआरक्यू की बात करेंगे तो इनके आंकड़े सही है, 40 के 40 है। आज तक की बात की जाए तो आज तक में भी कुछ कंफ्यूजन है। अगर 27 और 7 का आंकड़ा देखेंगे तो 34 हो जा रहा है, 32 और 10 का आंकड़ा देखेंगे तो 42 हो जा रहा है, यानी कि 42 सीटों का इन्होंने कंक्लूजन दिया है। इसके अलावा अगर न्यूज़ 24 चाणक्य की बात करेंगे तो 40 इनका है। इंडिया टीवी की अगर बात करेंगे तो इंडिया टीवी ने 28 और 30 दिया है, 3 और 5 दिया है। अगर 28 और 3 को जोड़ेंगे तो समझ लीजिए कितना हो गया, कम पड़ जाएगा। और अगर 30 और 5 का देखेंगे, अगर 30 सीटें अधिक मिलती है इसको और 5 सीटें अधिक मिलती है महागठबंधन को, तब भी देख लीजिए 35 ही होता है। एक अन्य को इन्होंने दे दिया है तो आंकड़ा क्या हुआ यहाँ पर, वो भी कम है। तो कंफ्यूजन है, अभी ये कई सीटों पर है। लेकिन अब जरा बात उन जगहों की कर लेते हैं
जिन सीटों पर हमने खुद देखा है और जिन सीटों पर समीकरण की बात की जाए, जरा एक बार आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले चरण की बात कर लेते हैं। पहला चरण 29 अप्रैल को हुआ। पहले चरण की अगर बात करें 29 अप्रैल में सबसे पहला सीट था औरंगाबाद। अभय कुशवाहा आरजेडी से थे, सुनील कुमार बीजेपी से थे। गया में जीतन राम मांझी थे, उनके सामने सरबजीत आरजेडी से थे। नवादा से विवेक ठाकुर थे और श्रवण कुमार आरजेडी से थे। जमुई से अरुण भारती, चिराग पासवान की पार्टी और उनके बहनोई भी हैं, और अर्चना रविदास आरजेडी से जमुई से थी। इन 4 सीटों पर देखा जाए तो इन 4 सीटों पर सबसे पहले जो अनुमान देखेंगे आप, वोट प्रतिशत कम रहा। वोट प्रतिशत कम होने का कारण रहा जो भी हो, लेकिन ये वोट प्रतिशत ने ही बताया कि पहले चरण में एनडीए गठबंधन कमजोर स्थिति में दिख रही है। औरंगाबाद की सीट को लेकर के ये कहा जा रहा है, 40 सीट वाले समझेंगे, खासकर 37 से 38 सीटें जो एग्जिट पोल में दी गई है उसके मुताबिक समझिएगा कि वो आंकड़े कैसे गलत हो रहे हैं। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा आरजेडी से मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं और लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है जो समीकरण है। गया में जीतन राम मांझी की परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि वहां पर कुमार सरजीत मजबूत स्थिति में है, लेकिन हालांकि जीतन राम मांझी अगर जीत भी जाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नवादा में विवेक ठाकुर मजबूत स्थिति में तो हैं, लेकिन जमुई में अरुण भारती संकट में हो सकते हैं। और हालांकि महिला मतदाता वहां पर चिराग पासवान को लेकर के नाराजगी पहले से थी। चिराग पासवान वहां वर्तमान में निवर्तमान सांसद हैं और वहां पर अब उन्होंने अपना सीट अपने परिवार को ही दिया है। परिवारवाद पर विरोध करने वाली एनडीए गठबंधन में जिस तरीके की लहर रहे, ऐसे में चिराग पासवान ने परिवारवाद का साथ दिया। नतीजन जमुई की सीट संकट में दिख रही थी। बात दूसरे चरण की कर ली जाए, हाँ, यहाँ की सीट वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए, 2019 में लगभग 70% मतदान हुए थे पहले चरण में। जहां जहां वोट हुए वहां की बात कर रहे हैं। 2024 में 66% ही मतदान हुए। जो वोट प्रतिशत कम हुआ वो कहा जा रहा है कि वो वोट प्रतिशत एनडीए का है। दूसरी तरफ अब कुछ वीडियो बड़ा ना हो जाए, आंकड़े के मुताबिक मैं बता दूं किस तरीके से जिस सीटों पर 34 और 37 के आंकड़े दिए गए हैं, जरा आप खुद समझ लीजिएगा। दूसरे चरण में देखिए किशनगंज का सीट जो पहले भी एनडीए के पास नहीं थी और इस बार भी उम्मीदें की जा रही है कि नहीं होगी, तो क्या किशनगंज की सीट पर भरोसा कर सकते हैं कि वो बीजेपी के पाले में जाएगी? अगर पहले चरण की 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई एनडीए गठबंधन में चली जाती है, तब भी किशनगंज की सीट देख लीजिए। किशनगंज की सीट क्या आपको लगता है कि वो एनडीए गठबंधन में आ सकती है? वहां बता दूं वहां मोहम्मद जावेद हैं जो कि निवर्तमान सांसद भी वहां से हैं, और मुजाहिद आलम जेडीयू से हैं। पिछले बार वो हार गए थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। कटिहार से बात की जाए तो कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी जेडीयू से हैं और तारिक अनवर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तारिक अनवर अगर जीत जाए तो हैरानी की बात नहीं है। तो कटिहार की सीट, पूर्णिया में पप्पू यादव फैक्टर बने हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पूर्णिया में पप्पू यादव हार रहे हैं क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव समीकरण और दूसरी तरफ बीमा भारती यादव समीकरण का वोट कटने के कारण यहां संतोष कुशवाहा जेडीयू से जीत सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव के हार पर अब भी भरोसा नहीं किया जा रहा है, और अगर पप्पू यादव हार जाते हैं तो ये तय है कि बिहार में सबसे अधिक लोग दुखी होंगे पप्पू यादव के हारने से। भागलपुर से अजय मंडल और अजित शर्मा वर्तमान में वहां से विधायक हैं, और अजित शर्मा अगर जीत जाते हैं तो यह हैरानी की बात नहीं है। बांका से गिरधारी यादव जेडीयू से हैं और जयप्रकाश यादव आरजेडी से हैं। यहां जीत संभव है महागठबंधन की। इसके अलावा झंझारपुर आरपी मंडल को लेकर के जिस तरीके की स्थितियां थी, वहां पर लोगों में नाराजगी थी। हालांकि मोदी के नाम पर वोट जरूर गिरा है, लेकिन सुमन महासेठ और गुलाब यादव ने जिस तरीके के वहां पर खेल खेले हैं, वोट बटा है आरजेडी और महागठबंधन का, तो आरपी मंडल की जीत मानी जा रही है। इसके अलावा सुपौल दिलेश्वर कामत आरजेडी जेडीयू से, चंद्रहास चौपाल आरजेडी से हैं। अररिया प्रदीप कुमार सिंह, अररिया की सीट भी संकट में मानी जा रही है, एनडीए के पाले में नहीं जा सकती ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जीत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मधेपुरा खगड़िया की सीट चिराग पासवान के पाले से इस बार जा सकती है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि संकट की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ बात की जाए, मैं जिन सीटों का जिक्र कर रहा हूं उसमें समझने वाली बात है। मैं एक बार आंकड़ों में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी सीटों पर संकट है। ऐसे में 37 और 38, 39 तक का आंकड़ा देने वाले बिहार में एनडीए को संकट कैसे होगी। उजियारपुर में नित्यानंद राय मुश्किल में है, और अगर वो हार जाते हैं आलोक मेहता से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आलोक मेहता के सामने भी अमरीश राय
आरजेडी के नेता बागी हो गए हैं तो संकट वहां भी मानी जा रही है। लेकिन ऐसे में संकट केंद्रीय मंत्री जो है नित्यानंद राय, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनकी मुश्किलें बड़ी है और वो हार भी सकते हैं। समस्तीपुर से सनी हजारी और शांभवी, हालांकि शांभवी की जीत वहां पर मानी जा रही है, लेकिन सनी हजारी ने टक्कर वहां पर उनको मजबूत स्थिति में दिया है और अगर जीत जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दरभंगा गोपाल जी ठाकुर मजबूत स्थिति में है, जीत सकते हैं। इसके अलावा मुंगेर में ललन सिंह कमजोर स्थिति में थे। ये कोई उनको, ये आपके भी सामने है कि ललन सिंह की कमजोर स्थिति को देखते ही वहां पर अनंत सिंह को बाहर निकाला गया था। एक बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई वहां पर देखी गई थी। एक तरफ अनंत सिंह और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता जो थे, उनके बीच में लड़ाई जो थी, तो बाहुबली को लड़ाया गया है यहाँ पर और माना जा रहा है कि ललन सिंह जीत जाएंगे। मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए, सारण में रोहिणी आचार्य हार सकती हैं क्योंकि वहां पर जो गोलीबारी कांड और बाकी जो तस्वीरें रही, राजीव प्रताप रूडी निवर्तमान सांसद है वहां पर और जीत सकते हैं। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय। मधुबनी में अशोक यादव की मजबूत स्थिति दिखी है क्योंकि वहां पर अली असरफ फातमी काफी कमजोर स्थिति में थे और मैंने वहां पर देखा है। हाजीपुर में चिराग पासवान जीत सकते हैं, लेकिन सुचंदर राम अगर जीत जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो जातीय समीकरण खेला उसमें संकट की स्थिति है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर में जेडीयू की जीत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल जीत सकते हैं, लेकिन अगर वो हार जाते हैं मदन मोहन तिवारी के सामने तो आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं होगा और मदन मोहन तिवारी की जीत कोई चौंकाने वाली नहीं हो सकती है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी संजय जायसवाल के साथ तो थी। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर हो सकती है। मोतिहारी में देखा जाए तो राधा मोहन सिंह मजबूत स्थिति में तो हैं, लेकिन संकट दिखी जा रही है। इसके अलावा शिवहर में लवली आनंद की हार तय मानी जा रही है और यहाँ पर रितु जायसवाल आरजेडी से हैं, वो जीत सकती हैं और अगर यहाँ पर रितु जायसवाल जीतती हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो क्योंकि जिस तरीके से सदन में हाल के खेल रहे लवली आनंद के बेटे और आनंद मोहन के बेटे को लेकर के आरजेडी से किस तरीके से नाटकीय तौर पर अलग होना, तो ऐसे में उनकी हार हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैशाली में बीना देवी की हार तय मानी जा रही है क्योंकि वहां पर मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली नेता, आरजेडी ने जिस तरीके से यहां पर खेल खेला है ये तय है और प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी वीणा देवी के खिलाफ में आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर। चिराग पासवान ने जिस तरीके से जातीय समीकरण के हिसाब से भले ही खेल खेला हो, लेकिन अपने ही नेताओं के खिलाफ में चिराग पासवान ने एक बड़ा स्टंट कर दिया वैशाली में, तो ऐसे में वीणा देवी की जीत मुश्किल मानी जा रही है। और ये देख लीजिए, चिराग पासवान हाजीपुर और वैशाली लड़ रहे हैं, 5 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है और एग्जिट पोल में 1 सीट उनका खगड़िया हार माना जा रहा है एग्जिट पोल में, लेकिन 5 सीटों पर जीत और ऐसे में वैशाली भी चिराग पासवान के पाले से जाना तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं लग रही है। गोपालगंज छोड़ दीजिए, सिवान छोड़ दीजिए, महाराजगंज छोड़ दीजिए, काराकाट की बात कर लेते हैं। काराकाट में पवन सिंह संकट में है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर जीत तो रहे हैं वैसे कहा जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन पवन सिंह अगर जीत जाते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। भीड़ बहुत लंबी थी उनके साथ, लेकिन लड़ाई अब आखिरी चरण में आते आते, आखिरी दौर में आते आते ये लड़ाई जो थी वो उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम, जो कि माले के नेता हैं, राजा राम सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और वो जीत जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा नालंदा से कौशलेंद्र जीत सकते हैं। उसके अलावा आप बात की जाए पटना साहिब, रविशंकर प्रसाद मजबूत स्थिति में है क्योंकि अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अनुभव की कमी उनमें काफ़ी दिखी है और वो यहाँ पे हार जाएंगे। इसके अलावा पाटलिपुत्र से मैं एक एक प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको बता रहा हूँ। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, कल उन पर गोलीबारी हुई है, हालांकि मीसा भारती को लगातार चुनाव हराते आए हैं और हमने पाटलिपुत्रा के कई विधानसभाओं का दौरा किया। यहाँ की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर आरजेडी की स्थिति मजबूत जरूर है, लेकिन रामकृपाल यादव अगर जीत जाते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा आरके सिंह जीत रहे हैं, जीत जाएंगे। बक्सर की सीट संकटों वाली है। सुधाकर सिंह आरजेडी से, वर्तमान में वो बिहार सरकार में मंत्री रहे, मजबूत स्थिति है और ये भी इनका पैतृक
सीट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके खुद पिता चुनाव लड़ते रहे। हालांकि अब स्थिति जो भी हो, सुधाकर सिंह अगर यहाँ पर जीत जाए तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि बक्सर सीट से बीजेपी ने अपने निवर्तमान सांसद का टिकट काट दिया था। मिथिलेश तिवारी पर यहाँ पर अपना दाव खेला था, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी निर्दलीय तौर पर यहाँ पर आए और उन्होंने खेल बिगाड़ दिया था। सासाराम शिवेश राम जहानाबाद की सीट संकट वाली है। जहानाबाद की सीट में अगर आरजेडी जीत जाती है और जीत रही है, जो आंकड़े जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत किया, अगर यहाँ पर जहानाबाद से आरजेडी जीत रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये कुल मिलाकर के आंकड़े आप देख लेंगे तो ये तय है कि 39 और 37 सीटें देने वाले एग्जिट पोल में समीकरण बिल्कुल अलग है। फिर से एक बार मैं आंकड़े गिना दे रहा हूं, आप गिन लीजिएगा कि महागठबंधन की सीट किस पे निकल सकती है। औरंगाबाद की सीट, गया की सीट, इसके अलावा किशनगंज, पूर्णिया, 4 सीटें मैं आपको गिना रहा हूं। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए अररिया, खगड़िया, 6 सीटें हो गई। उजियारपुर, समस्तीपुर निकल सकता है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन उजियारपुर में ही रहे तो 7 सीटें हो गई। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का विरोध खूब हुआ है। पुरानी समीकरण को लेकर के देखा जाए तो गिरिराज सिंह मुश्किल में जरूर हैं, तो ऐसे में बेगूसराय को भी गिना जा सकता है, क्योंकि उनके बड़बोलेपन के बड़बोले बयान के कारण भी इस बार उनकी संकट बढ़ी है, तो बेगूसराय सीट भी संकट में हो सकती है। उसके अलावा मैंने 7 सीटें बता दी, वो 4 चरणों के मतदान के दौरान। 5वें चरण में चलते हैं, तो 5वें चरण में आप देख लीजिए, 5वें चरण की स्थिति बखूबी ठीक है। मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर रहा 5वें चरण में, तो यहाँ पर लगभग एनडीए गठबंधन के पाले में जा सकता है। वाल्मीकि नगर एनडीए गठबंधन के पाले में जा सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एनडीए गठबंधन के पाले में जा सकता है। शिवहर की सीट 7 हो गए थे, शिवहर की सीट 8वीं जो सीट है वो आरजेडी के पाले में जा सकती है, महागठबंधन के पाले में जा सकती है। वैशाली की सीट जो है वो सीट महागठबंधन के पाले में जा रही है, आरजेडी से यहाँ पर जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप आगे देखेंगे तो काराकाट की सीट जो है, काराकाट की सीट संकटों वाली है, अन्य के खाते में जा सकती है, लेकिन एनडीए के खाते में पूरी तरीके से दावे की जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये इसका सही जवाब होगा कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से मेहनत करते दिखे और सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया का जो कार्यक्रम रहा, जिस तरीके की तस्वीरें रही, तो बखूबी पप्पू यादव दिख रहे हैं। तो 10 अब तक हमने बताया। इसके अलावा बक्सर की सीट है 11, मैंने बताया 11 सीट महागठबंधन के पाले में मजबूत स्थिति में है। बक्सर की सीट जो है इस पे संकट की स्थिति है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जहानाबाद की सीट, जहानाबाद में भी मजबूत स्थिति में और लगभग जा सकती है जहानाबाद की सीट। तो कुल मिलाकर के 12 ऐसी सीट है जो महागठबंधन के पाले में जा रही है। अब ऐसे में आप खुद देख लीजिए कि जिस 12 सीट का मैंने जिक्र किया है, उस सीट में सिवान की सीट का मैंने जिक्र नहीं किया। सिवान की सीट मैं आपको बता दूं कि सिवान की सीट असल में हिना साहब के पाले में जा सकती है, क्योंकि हिना साहब वहां पर मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। तो ऐसे में ये सीट भी महागठबंधन या एनडीए के खाते में नहीं कहें, तो अगर हिना साहब यहाँ जीत जाती हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो अन्य के खाते में 1 जा रहा है बिहार के हालातों में देखा जाए तो। कुल मिलाकर के 12 सीट महागठबंधन को, 6 सीटें जो है उसमें से 3 सीटें सिवान, काराकाट और 1 सीट पूर्णिया, ये 3 सीट अन्य के लिए रिजर्व किया जा सकता है कि समीकरण ये बदल सकते हैं। 3 सीट, तो 12, 3 और 15 हो गए। 35 सीटों पर दावेदारी कर सकती है एनडीए, माफ कीजिएगा 25 सीटों पर, 25 सीटों पर एनडीए दावेदारी अपनी कर सकती है। तो 25 और 3 28, 2 30, यानी कि 12 सीट महागठबंधन वाली। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 25 सीट एनडीए, 3 सीट जो है वो अन्य के खाते में रख सकते हैं आप, क्योंकि ये समीकरण बिगाड़ने वाले हैं 3 सीटें। इसके अलावा 12 सीट आरजेडी, कांग्रेस और माले के खाते में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस सीटों पर संकट है। 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है। जीतन राम मांझी अगर गया से जीत जाए तो परेशानी की बात नहीं है, और बाकी और सीटें। तो कुल मिलाकर के बिहार में ये समीकरण है, और इस समीकरणों में 40 सीटों में मैंने एक-एक करके इन सारे समीकरणों को दिखा दिए हैं। हाँ, आखिरी चरणों में बीजेपी मजबूत स्थिति में हुई है। उन आखिरी चरणों की मैं बात बता दूं, क्योंकि देखिए पहले आप देखिए, पहले चरण में 66% मतदान होता है, दूसरे चरण में भी 66.71% मतदान होता है, तीसरे चरण में 65.61% मतदान होता है। उसके बाद
चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, 70% के करीब गया है। 62% चौथे चरण, 5वें चरण में गया है। उसके बाद आप देख लीजिए 63 और 58, आखिरी जो चरण था 58 कही जा रही है। तो इस तरीके कुल मिलाकर के देखें, महिला वोटरों ने बीजेपी का पक्ष लिया है और एनडीए गठबंधन को जीतने में महिला वोटरों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नाराजगी जरूर रही है, युवाओं ने तेजस्वी को रोजगार के मुद्दे पर जरूर वोट दिया है, लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच में लोगों ने देश में और खास करके विदेशों में भारत की मजबूत स्थिति और प्रधानमंत्री मोदी की छवि बेहतर रही है, उसको लेकर के वोट किया है। और यही कारण रहा है कि बिहार में सियासी समीकरण बदल रहा है। लेकिन बावजूद इसके 37 सीटें देने वाले लोगों के लिए ये अगर कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी और बाकी अन्य गठबंधनों के सामने, मैं आज तक के रिपोर्ट जो है, आज तक के रिपोर्ट के साथ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि 27 से 32 सीटें उसने दी है, जो संभव है, हो सकता है, क्योंकि 7 से 10 सीटें महागठबंधन को एक सिर्फ आज तक ने दिया है और ये जमीनी, और जिस तरीके से यहाँ पर टीम उनकी है तो उन टीम के मुताबिक देखा जाए तो बखूबी आज तक का आंकड़ा बिहार में सही होता हुआ दिख रहा है। बाकी अन्य की, हालांकि उन्होंने अन्य को मौका नहीं दिया है अपने इस तालिका में। जब कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में कांटे की टक्कर है। हालांकि यहाँ नुकसान भले ही किसी अन्य राज्यों में एनडीए गठबंधन को निकल रहा हो कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ही सरकार बना रहे हैं और देश के लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।